मैं मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर होने वाला है, कौन सा इंग्लिश लिटरेचर का आपके सामने जो थर्ड सेमेस्टर का जो आपके सामने पेपर होगा, प्री रोमांटिक पीरियड टू। कौन से वाले पीरियड से? प्री रोमांटिक पीरियड टू रोमांटिक पीरियड तक आपके सामने जो इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर होगा, उससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं आपके सामने। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इस क्लास के अंदर टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कितने? टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। साथ के साथ सिलेबस भी बता दूंगा भाई, आपके सामने कौन कौन से प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। शुरू करें इस क्लास को। इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। आप सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा। 30,000 सब्सक्राइबर का अभी भी टारगेट भाई आपने अधूरा ही रख रखा है। ज्यादा सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं, आप 600 सब्सक्राइबरों की कमी है। 30,000 सब्सक्राइबर उनमें तो कर दो भाई। सभी बच्चे सब्सक्राइब कब करोगे? काफी दिन हो गए मेरे को कहते हुए। इस बार सब्सक्राइब बटन आप सबको दबा देना है। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाकर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। क्लास में आगे बढ़े इससे सबसे पहले बच्चों आपको ये बता देना चाहता हूं, आपका जो पेपर है वही 3 घंटे का आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा। पेपर की बात करूं, कितने अंक बार का होगा? 70 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा भाई आपके सामने? 70 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। इसमें से आपको 28 नंबर पास होने के लिए चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 28 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। अगर नॉन कॉलेज वालों की अगर आपके सामने, चाहे रेगुलर नॉन कॉलेज सबके लिए सेम रहेगा, प्लस 30 नंबर आपके कॉलेज वाले भेजेंगे। कितने नंबर? 30 नंबर आपके सामने आपके जो कॉलेज वाले हैं वो आपको भेजने वाले हैं। इसमें से भी आपको 12 नंबर चाहिए पास होने के लिए। कितने नंबर चाहिए? 12 नंबर मिनिमम चाहिए। अब काफी बच्चे कहेंगे बोले सर 30 नंबर, अगर 30 में से 30 नंबर कॉलेज वालों ने भेज दिए तो बाकी के आपके सामने नंबर में मेरे को 10 नंबर आपके सामने पेपर में लिया हूं क्या? नहीं, पेपर में 28 नंबर ही आपको लाने पड़ेंगे, आपको तभी आप पास होंगे। कुल मिला के आपके सामने 40 नंबर चाहिए कॉलेज वालों की तरफ से, और आपके सामने जो आपका पेपर होगा उससे मिलाकर कम से कम 40 नंबर आपके आने चाहिए, जिसमें इंपॉर्टेंट बात है 28 नंबर आपके पेपर में आने चाहिए। समझ में आ गया? 28 नंबर अगर से कम आए तो फेल हो सकते हो भाई। 28 नंबर से ज्यादा आपको लेकर आने होंगे एग्जाम के अंदर। समझ में आ गया? पेपर वही आपके सामने पार्ट ए और पार्ट बी में देखने को मिलेगा। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी में, पार्ट ए में आपके सामने 10 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस को रट लेना। सिलेबस में जितने राइटर हैं सबके नाम रट लेना। प्रश्न देखने को मिलेगा, या इस टाइम पीरियड में जो जो राइटर हैं वो देखने को मिलते हैं। इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको 50 वर्ड्स में बनाना होता है, 50 शब्दों में बनाना होता है। 50 शब्दों का अर्थ होता है कि आपको कम से कम 5 से 7 लाइन आपको लिख कर आनी है। कितनी लाइन लिख कर आनी है? 5 से 7 लाइन आपको लिख कर आनी है। समझ में आ गया? अगले वाले सेक्शन की बात करें, अगले वाला सेक्शन आपके सामने पार्ट बी। कौन से वाला है? पार्ट बी। पार्ट बी में आपके सामने 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 10 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलते हैं। इसमें से आपके सामने 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 क्वेश्चनों की बात करूं तो आपको प्रत्येक यूनिट से कम 1% करना जरूरी होता है। 2 क्वेश्चन आप कोई भी यूनिट जो आपको अच्छे से आती है उसमें से कर लेना है। समझ में आ गया? प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको 500 शब्दों में, कितने शब्दों में? 500 शब्दों में बनाना है। और एक खास बात बता देता हूं, यहाँ पर आपके सामने कॉन्टेक्स्ट वाले प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। सह प्रसंग व्याख्याएं आती है ना हिंदी साहित्य में, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। उसमें आपको करना होगा पैराग्राफ को। 500 शब्दों का अर्थ आपके सामने कम से कम 3 पेज आपको भरने हैं। 3 पेज कितने होते हैं? आगे पीछे का एक, दूसरा आगे पीछे का, तीसरा आगे पीछे का। इस तरीके से आपको 3 पेजेस में आपको सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। ये था आपके सामने पूरा पूरा का एग्जाम पैटर्न, किस तरीके से आपको प्रश्नों को करना है। समझ में आ गया? एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, एडिंग ब्लैक पेन से बनानी है आपको। और कोई भी राइटर है, कोई भी राइटर है, उसकी अगर कोई कोट है, कोई कोटेशन है, तो वो भी ब्लैक पेन से लिखनी है भाई। अगर कोई राइटर ने कोई बात कही है तो वो भी ब्लैक पेन से लिख देना। सबसे जरूरी चीजें ये 2 चीजें, इनका आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? अब देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आपके सामने सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले कविताओं, ये जो यूनिट नंबर फर्स्ट है,
यूनिट नंबर फर्स्ट व सेकंड से आपके सामने लगभग देखने को मिल सकते हैं आपके सप्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न। थॉमस ग्रे, विलियम्स वुडवर्थ, जॉन क्रिटिक्स और पीबी शेली से आपके सामने जो लेखक हैं इनकी कविताएं देखने को मिलती है। किसकी? थॉमस ग्रे की, विलियम्सन वुडवर्थ की, जॉन क्रिटिक्स की और पीबी शेली की। यूनिट नंबर सेकंड में नाटक से, यहाँ पर कविताएं हैं, यहाँ से आपको चांसेस है कि लगभग 6% व्याख्या का प्रश्न आए। नाटक क्या करे? ओलिवर गोल्डस्मिथ की कर्थ, सी स्क्रूप्स टू स्कॉर्नर, ये आपके सामने ये जो सामाजिक चित्रण किया गया है उसका ओलिवर गोल्डस्मिथ का है, इससे संबंधित प्रश्न आता है, जरूर से कर लेना। यूनिट नंबर थर्ड में गद्य अवधारणा से संबंधित समरसेट मॉम, विलियम फोर्केनर और स्वच्छंदवाद की प्रमुख साहित्यिक अवधारणाएं देखने को मिलती हैं। तो ये आपके सामने तीनों के तीनों यूनिट का आपका सिलेबस है वो रहने वाला है। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे। किनकी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की अगर अपन बात करें तो पहले वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? क्रिटिकली एनालाइज एंड एलिगी राइटिंग इन ए कंट्री चर्चयार्ड हैज ए रिफ्लेक्शन ऑन डेथ, रूरल लाइफ एंड द ह्यूमैनिटी इक्वलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आया है ये पर्सन। समझ में आ गया? क्या है इसमें आपके सामने? क्रिटिकली एनालाइज करना आपको, एन इन एलिगी राइटिंग है वो कंट्री को चर्चयार्ड के अंदर हैज ए रिफ्लेक्शन और डेथ और रूरल लाइफ और ह्यूमन इक्वलिटी के अंदर जो दिखाई गई है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कैसा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, एग्जाम में करके आ जाना है। क्या है भाई इसके ऊपर आपको समरी और दे देता हूं। क्या बताया गया है इसके अंदर? इसके अंदर आपको बताया गया है, ये रही, एक एक बिंदु को अगर अपन विस्तार से देखें, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, मृत्यु को क्या बताएगा? यह सार्वभौमिक व अप्रिय सत्य है। मतलब ये जो आपको सबको पता है भाई, डेथ है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? डेथ इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य है। चाहे कोई अमीर हो, क्या हो, चाहे आपके सामने कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, अंत में सभी को कब्र में जाना होता है। क्या होता है? चाहे डेथ ना, मृत्यु है ना, मृत्यु डेथ होती है वो सबको बराबर कर देती है। मृत्यु क्या कर देती है? सबको बराबर कर देती है। चाहे आप अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, सबको आपको अंत में कहा जाना पड़ेगा, कब्र में ही जाना पड़ता है। और कब्र सबको समान कर देती है। आप चाहे राजा थे, महाराजा थे, आपको वही चाहिए आपके सामने जो 10 फीट का आपको सबको क्या चाहिए? खड्डा चाहिए, जिसी के अंदर सबको जाना होता है। समझ में क्या आ गया आपको? मतलब वही आपको कुछ एक जमीन है उसकी जरूरत पड़ती है। ग्रामीण जीवन क्या माना गया है? साधारण ग्रामीणों का शांतिपूर्ण व सादा जीवन होता है। यहाँ पे जो रूरल लाइफ के लोग होते हैं, जो रूरल विलेज के जो लोग होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है? उनका जीवन भैया आपके सामने एकदम आम गांव के लोग कैसे जीते हैं, जैसे आप लोग जीवन जीते हो। समझ में आ गया? एकदम साधारण जीवन जीते हैं, शांतिपूर्ण, पीसफुल। कैसा? पीसफुल और कॉमन पर्सन की तरह जीते हैं। उन्हें प्रसिद्धि का अवसर नहीं मिला लेकिन उन्होंने बड़े पाप भी नहीं किए। इन्होंने क्या बताया गया इस कविता में? यही बताया गया, जो लोग आपके सामने जितने ज्यादा प्रसिद्ध होंगे, क्या होंगे? जितने ज्यादा पॉपुलर होंगे, उन्होंने जीवन में उतनी ही ज्यादा गलतियां की होंगी। क्योंकि भाई आपके सामने पॉपुलर होता है, उसने पता नहीं उससे कितने जीवन में गलतियां हुई हैं। तो यही बात कहा गया कि हो सकता है वो पॉपुलर नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने जीवन में जितनी ज्यादा बड़ी गलतियां नहीं की। समझ में आ गया? तो एक तो डेथ वाला पॉइंट है कि डेथ यूनिवर्सल ट्रूथ है, आज नहीं तो कल सबको आनी है, और डेथ सबको बराबर कर देती है, चाहे आपके सामने अमीर हो चाहे गरीब हो। मानव समानता, ह्यूमन इक्वेलिटी, क्या होती है? ह्यूमन इक्वेलिटी। ह्यूमन इक्वेलिटी क्या करती है? मृत्यु सभी को समान बना देती है। मृत्यु है ना, मृत्यु जब कोई भी व्यक्ति को डेथ आती है ना, तो चाहे आप राजा हो चाहे महाराजा हो चाहे आम व्यक्ति हो, कोई हो, सबको आपके सामने वही ट्रीटमेंट मिलता है जो सबको मिलता है। समझ में आ गया ना? मृत्यु सबको बराबर बना देती है। धन और शक्ति का अहंकार कब्र के सामने व्यर्थ हो जाता है। चाहे आपके पास कितना भी धन दौलत हो, चाहे आपके पास कुछ भी हो जीवन में, अंत में आपको क्या है? आप उसी कब्र के अंदर आप सबको जाना है। किसमें? उस कब्र में ही सभी व्यक्तियों को जाना है। तो ये जो आपके सामने धन दौलत है ना, वो आपके सामने मृत्यु के सामने काम है वो नहीं करती। ये बिंदु इसमें बताया गया है। बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना, बाकी क्लास भी देखने को मिल जाएगी इसकी। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द मेजर थीम्स एंड द पोएटिक फीचर ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री विद द रेफरेंस ऑफ द सोलिटरी रिपर ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्या करना आपको? डिस्कस करना है कौन कौन सी मेजर थीम्स, कौन कौन सी आपके सामने जो मेजर थीम्स हैं, कौन कौन सी मेजर थीम्स हैं, कौन कौन सी पोएटिक फीचर है, कौन कौन से पोएटिक फीचर्स है, इनका प्रयोग किया गया है। क्या किया गया? इनका प्रयोग किया गया है। किसके द्वारा? वुड्सवर्थ की पोएट्री है द सोलिटरी रिपर के अंदर। किसके अंदर? द सोलिटरी रिपर के अंदर।
द सोलिटरी रिपर के अंदर आपके सामने समझ में आ गया। ऑफ कौन से द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस के साथ आपके सामने कौन कौन सा प्रयोग किया गया है। अब इनमें किन किन चीजों का प्रयोग किया गया है भाई अपन देख लेते हैं एक बार। पहले वाला पॉइंट है, क्या पॉइंट है इसमें, भौतिकवाद। वुड्सवर्थ ने क्या क्या बताया, वुड्सवर्थ ने आपके सामने जो भौतिकवाद है ना, मेटेरियल जो मेटेरियलिस्टिक दुनिया है ना, मेटेरियल जो दुनिया है, मेटेरियल वर्ल्ड है उसका यहाँ पर इन्होंने क्या किया, विरोध किया है। द वॉर आईडी इज टू मच, द वर्ल्ड गलत लिखा भाई, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में मनुष्य द्वारा प्रकृति से दूर होने और पैसे के पीछे भागने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने क्या है कि जो मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, क्या है जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो आज के समय आपके सामने ह्यूमन बीइंग है, वो आपके सामने पैसे के पीछे भाग रहा है। कहां भाग रहा है, पैसे के, हाय धन हाय धन हाय धन कर रहा है। वो जो पहले एक भाई दूसरे भाई को देखकर जब जीवन में उसके कोई सुख दुख आता था तो आपके सामने उसके सुख दुख में खड़े होते थे, आज के समय सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इसी चीज से आपके सामने क्या है, काफी ज्यादा दुखी है। तो ये मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, जो मेटेरियलिस्टिक जो आपके सामने जो वर्ल्ड है, उसका इन्होंने काफी ज्यादा क्या किया है, विरोध किया है। अगले वाला पॉइंट है प्रकृति से गहरा जुड़ाव। अगले वाला पॉइंट क्या, प्रकृति से गहरा जुड़ाव। प्रकृति शिक्षक और मार्गदर्शक है। प्रकृति को इन्होंने क्या बताया, प्रकृति एक टीचर व गाइडर की तरह काम करती है। प्रकृति एक टीचर और गाइड की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, एक प्रकृति एक टीचर भी है और एक प्रकृति एक गाइड की तरह भी काम करती है। समझ में आ गया। कैसे, प्रकृति मनुष्य को बहुत सी चीज सिखाती है। जैसे कोरोना काल आ गया था तो मनुष्य को क्या समझना कि प्रकृति से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, प्रकृति ही सर्वशक्तिशाली चीज। समझ में आ गया। लड़की का गीत प्रकृति का हिस्सा लगता है। लड़की, इस जो कहानी है इसके अंदर एक जो गर्ल होती है आपके सामने, वो क्या करती है, एक सॉन्ग गाती है। क्या करती है, एक सॉन्ग गाती है। और वो सॉन्ग क्या है आपके सामने, नेचर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। अगले वाला पॉइंट है स्मृति और भावना। शांति में याद की गई तीव्र भावनाएं गीत की धुन कवि के मन में हमेशा के लिए बज जाती हैं। क्या की जाती है, पीसफुली। क्या किया जा रहा है, पीसफुली एक सॉन्ग गाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, पीसफुली। एक लड़की है, क्या कर रही है, एक लड़की एक आपके सामने सॉन्ग गाती है। क्या करती है, एक लड़की एक सॉन्ग गाती है और वो सॉन्ग क्या कर देता है आपके सामने, वो उस गीत की जो धुन है वो कवि के मन में हमेशा के लिए क्या रह जा रही है, रच बस गई है। क्या हो गई है, रच बस गई है, रच बस गई है। समझ में आ गया। तो यही स्मृति व भावनाएं भी देखने को मिलती है। चलिए भाई अगले वाले पॉइंट की, अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई आपके सामने, एक्सप्लेन द रोमांटिक एलिमेंट ऑफ द पोएट्री ऑफ किड्स एंड द सेली विद रेफरेंस टू द ला बेला डैम सेंस मर्सी और टू ए स्काईलार्क। रोमांटिक एलिमेंट देखने को मिलते हैं पोएट्री ऑफ कैट्स सेकी विद रेफरेंस में ला बेला डैम्स सेंस मर्सी के अंदर। उसके अंदर क्या है भाई, द किड्स जो कविता है, जो आपके सामने द कविता है ला बेला डैम्स सेंस मर्सी में क्या कहा गया है, डायमेंशन, केंद्रात्मक नामाप आदर्शवाद। किड्स अपनी कविताओं को 5 इंद्रियों का भरपूर उपयोग करते हैं। जो किड्स है ना, ला बेला डैम्स सांस मर्सी में क्या कहा गया है कि जो ये संसारिक दुनिया है इसका खूब इंजॉय, मजे लो इसके, 5 इंद्रियों का खूब प्रयोग करने पर बात करते हैं। डायमेंशन, प्रकृति का चित्रण। किड्स प्रकृति व उसकी सुंदरता व रहस्य को देखते हैं। किड्स क्या करते हैं आपके सामने, जो किड्स है ना, जो किड्स हैं वो आपके सामने प्रकृति और उसकी सुंदरता, प्रकृति है ना, प्रकृति से रिलेटेड जो सुंदरता है उसकी बात करते हैं और रहस्य को भी देखते हैं। प्रकृति के अंदर प्रकृति की खूबसूरती, प्रकृति के रहस्य, उनको अपने अंदर छिपाने का, अपने अंदर गहराई से ढाल लेने की बात करते हैं। समझ में आ गया। पलायनवाद, यथार्थों के दुख से दूर युगनकालीन कल्पनाओं का पलायन, है ना, पुराने समय के दुख से लेकर आज के समय की जो इमेजिनरी वर्ल्ड है, क्या है, आज के समय का जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसकी बात करते हैं। समझ में आ गई, इमेजिनेशन की इन्होंने ज्यादा बात की है। अब पीपी शैली की कविता है टू ए स्काईलाइन में इन्होंने क्या किया है, शैली की कविताएं अमूर्त विचारों और उच्च आदर्शवाद पर केंद्रित है। क्या है, जो शैली है इनकी जो कविताएं वो किस पे, आपके सामने विचार, थिंकिंग पर, थिंकिंग पर और आइडियल थिंकिंग पर,
बहुत ही आदर्शवाद की बात करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने कोई मनुष्य को जीवन ऐसा जीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की बातें करते हैं। शैली प्रकृति एक दैवीय मार्गदर्शन आत्मा के रूप में देखते हैं। ये किसकी बात करते हैं? भगवान की बात कर रहे हैं। पीबी शैली वो किसकी बात करें? भगवान की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं और एक मार्गदर्शक आत्मा के रूप में चीजों को देखते हैं। एक बेहतर दुख रहित तो दुनिया की तलाश और प्रेरणा। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? पीबी शैली की एक ऐसी दुनिया की बात करें, एक ऐसे वर्ल्ड की बात करें जहां पर कोई पेन नहीं हो। क्या नहीं हो? जहां पर कोई पेन नहीं हो। समझ में आ गया? तो ये आपके सामने कुछ पॉइंट है तीनों के, जिनके बारे में आपको विस्तार से मैंने बता दिया है। अगले वाला क्वेश्चन आपके सामने, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डिस्कस सी स्टॉप्स द कॉन्कर एज ए कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो यहाँ पर आपके सामने एक जो कविता है सी स्टॉप्स टू कॉन्कर, इनको एज ए कॉमेडी ऑफ मैनर्स के रूप में क्या क्यों कहा जाता है? क्या हैज ए कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्यों कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हैज ए कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्यों कहा जाता है? इसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया? इसमें कॉमेडी कैसे देखने को मिलती है? कैसे देखने को मिलती है? यहाँ पे उच्च वर्ग पर व्यंग्य किया गया है। यह नाटक 18वीं शताब्दी के अमीर व शहरी लोगों को दिखावे व नकली व्यवहार का मजाक उड़ाता है। यहाँ पर क्या किया गया आपके सामने? देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक स्त्री दिखाई गया है ना, उसके माध्यम से ये चीज बताया गया कि वो खुश नहीं है। यहाँ पर क्या है? हो सकता है ये लड़की यहाँ पे जो आपके सामने जो पूरा का पूरा पार्टी चल रही है या प्रोग्राम चल रहा है, इसमें लड़की खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आई हुई है। तो इसी समय जो 18वीं शताब्दी है ना, इस जो कहानी है उसके अंदर जो 18th सेंचुरी है, क्या है? 18th सेंचुरी है, 18th सेंचुरी है। उसके अंदर आपके सामने अमीर और शहरी लोगों का जो दिखावा होता है और उनका जो नकली व्यवहार होता है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या कर रहा है आपके सामने? जो अमीर लोग हैं, क्या है? अमीर लोग हैं आपके सामने, वो क्या करते हैं? अपना दिखावे की जिंदगी जीते हैं। समझ में आ गया? तो उस दिखावे की जिंदगी पर इन्होंने व्यंग्य किया है और उनका व्यवहार हमेशा खुश रहने का जो व्यवहार है, हमेशा एक दूसरे के सामने अच्छा दिखने का जो व्यवहार है, नकली व्यवहार की भी क्या मजाक उड़ाया जा रहा है। अगले क्या है? विवाह और धन की साजिशें। कहानी का मुख्य केंद्र प्रेम, विवाह और संपत्ति के इर्द गिर्द घूमता है। इस कहानी में क्या दिखाया गया है? इस कहानी में क्या दिखाया गया है? इस कहानी में दिखाया गया है कि जो कहानी है इसका मुख्य केंद्र क्या है? लव, प्रेम, है ना, और शादी, मैरिज। क्या और क्या है? मैरिज। तो सारी की सारी कहानी है वो आपके सामने किसके के आसपास घूमती है? लव और मैरिज के आसपास घूमती है। लेकिन उसमें किसमें वो सब चीजें किससे जुड़ी है? पैसे। जिसके पास पैसा है उसी के पास प्रेम और आपके सामने शादी की बात हो रही है ना। तो अमीर लोगों को यही होता है भाई, आपके सामने अगर पैसा है तो वही आपके सामने आप शादी और प्रेम सब कुछ प्राप्त करते हो। गरीबी की अवस्था में आपको कुछ नहीं मिलता है। समझ में आ गया? चलिए, तीखे और मजाक के संवाद। हास्य शारीरिक नहीं है बल्कि पात्रों के बीच में चतुर व तेज बातचीत से भी पैदा होता है। ये जो आपके सामने जो स्टोरी है, इसके अंदर आपके सामने सिर्फ शारीरिक, जहां पर वहां पर जो उस कविता के अंदर जो लोग खड़े हुए हैं उसके शारीरिक हाव भाव, उनके फिजिकल अपीयरेंस से आप ये नहीं लगता है कि यहाँ पर मजा आपके सामने व्यंग्य किया गया है, जो सटायर किया गया है, बल्कि जो पात्र हैं, जो इनके रोल हैं, जो रोल है आपके सामने सभी पात्रों के, उनके बीच में जो बातचीत होती है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन के माध्यम से भी आपके सामने क्या होता है? ये पता चलता है कि ये लोग काफी क्या है? आपके सामने समझदार हैं। क्या? काफी समझदार और चतुर हैं। समझ में आ गया? ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, शारीरिक नहीं बल्कि पात्रों के बीच में चतुर बातचीत से भी ये सब चीजें पता है वो चलती है। सामाजिक शिष्टाचार, यह दिखाता है कि कैसे लोग सामाजिक नियमों के दबाव में असली रूप को छिपाते हैं। साथ के साथ इसमें क्या दिखाया गया है? सोशल डिसिप्लिन। सोशल डिसिप्लिन क्या होता है भाई? आपको कह दिया कि बोलो आपको ना, बोले जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना है ना, या फिर आपको सबके सामने खुश रहना है। आप लड़के हो, आपको कभी दुखी नहीं रहना, आपको सबके सामने सुख खुशी दिखाना, खुद को खुश दिखाना है। तो यही सामाजिक शिष्टाचार है। ये चीजें ये दिखाती है कैसे लोग अपने जो समाज के जो नियम होते हैं, क्या होते हैं? समाज के जो नियम होते हैं, इन समाज के नियमों को निभाने के चक्कर में क्या कर देते हैं? आपके सामने अपना जो जीवन है उसमें अपनी जो असली भावनाएं हैं उनको अपने असली रूप को छिपाते हैं। समझ में आ गया? कोई ईमानदार का रोल निभा रहा है, कोई आपके सामने खुश रहने का रोल निभा रहा है, तो सब कुछ ना कुछ आपके सामने जो रोल है वो निभा रहे हैं। चलिए, अगले वाला क्वेश्चन है आपके सामने। अगले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनालाइज द थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी इन द स्टॉप्स टू कॉर्नर।
तो यहाँ पर आपके सामने एनालाइज करनी है कौन सी, द थीम ऑफ अपीयरेंस। क्या? द थीम ऑफ अपीयरेंस, द थीम ऑफ अपीयरेंस रियलिटी इन द सी स्टॉप टू द कॉर्नर। तो ये आप काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। पर्सन इसमें क्या कहा गया है, जो दिखता है। एक मनुष्य के दो चेहरे होते हैं, ये सुना होगा, एक मनुष्य के बहुत से चेहरे होते हैं, वही बात यहीं पर देखने को मिलती है आपके सामने। एक साधारण सराय, एक साधारण बोरमेट व नौकरानी, मालो का आत्मविश्वासी रूप। देखो यहाँ पर तीन अलग अलग पात्र हैं। एक साधारण सराय, एक सराय नामक व्यक्ति है। क्या है? एक सराय नामक व्यक्ति है, उसका साधारण सा व्यवहार है। यहाँ पर आपके सामने एक नौकरानी, उसका साधारण व्यवहार है। यहाँ पर मान लो एक नामक व्यक्ति, उसका आत्मविश्वासी रूप है। लेकिन ये उनका रियलिटी नहीं है। उनका रियल चेहरा क्या है? उनका रियल चेहरा कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है? मिस्टर हार्ड सेकल की पुरानी और शानदार हवेली। वो क्या आपके सामने? मिस्टर हार्ड केसल की जो पुरानी और शानदार हवेली है, उसके पीछे जो एक साधारण सराय है। साधारण सराय क्या है? रहने की जगह। भाई कोई व्यक्ति नहीं है, सॉरी मैंने गलत बताया। सराय मतलब रहने की जगह है। उसको किस कर दिखाया गया? पुरानी व शानदार हवेली के रूप में दिखाया गया। दूसरा एक नौकरानी, केट हार्ड केसल, जो मार्लो की हिचकिचाहट को दूर करने का नाटक कर रही है। तो यहाँ पर एक साधारण बोरमेट नौकरानी है, उसका वास्तविक रूप क्या दिखाया गया है? वो केट हार्ड केसल, जो मार्लो है आपके सामने, उनकी हिचकिचाहट है, उनकी आपके सामने उसको दूर करने काम करनी है। मार्लो का आत्मविश्वास, ये केवल नीची जातियों की महिलाओं के साथ आत्मविश्वासी है, उच्च महिलाओं के सामने वह भी कांपता है। मतलब इसमें क्या दिखाया गया? जो मार्लो जो व्यक्ति है ना, वो आपके सामने क्या है? जो उससे जो नीचे काम करने वाली जो महिला है ना, उसके सामने वो कॉन्फिडेंस दिखाता है खुद का। अगर उसके सामने भी अगर उच्च हाई क्लास की, जो हाई क्लास फैमिली की अगर महिलाएं आ जाती है, तो वो भी उनके सामने कांपता है। तो यही मनुष्य के रूपों में आपके सामने दिखाएगा। एक साधारण सराय, सराय मतलब हवेली। भाई ये मेरी गलती, मैंने थोड़ा सा उसमें पात्र के रूप में बता दिया था। वो क्या आपके सामने पुरानी शानदार हवेली है। एक नौकरानी है जो क्या करती है? जो मोरले है, इसका जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, उसकी हिचकिचाहट को दूर करती है नाटक के अंदर। और मोरले है वो क्या करता है? आपके सामने निचली जाति की महिलाओं के सामने कॉन्फिडेंस दिखाता है, बाकी तो वो खुद भी करता है। समझ में आ गया? चलिए अगले वाला प्रश्न है, क्रिटिकली एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ टोनी लंपकिन एंड द केटी हार्ड केस्टल। तो आपके सामने क्रिटिकली एग्जामिन करना है जो करेक्टर है टोनी लुपकिन का और केटे हार्ड केस्टल का। तो इसमें क्या कहेगा? टोनी लुपकिन का जो करेक्टर वो कैसा है? चालाक और शरारती है। कैसा? आपके सामने क्लेवर बंदा है, क्लेवर और नोटी, क्लेवर और नोटी। समझ में आ गया? वह नाटक की सभी भ्रम पैदा करता है, हवेली को सराय बताना। मतलब यहाँ पर आपके सामने टोनी लंपकिन है, वो क्या करता है? सबसे ज्यादा यहाँ पर क्लेवर बंदा है। वही आपके सामने नाटक है, उसके अंदर आपके सामने क्या है? भ्रम की स्थिति पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। जो हवेली होती है उसको सराय बता देता है, छोटा सा घर बताने का काम करता है। स्वतंत्र आत्मा, इंडिपेंडेंट या फ्रीडम, फ्रीडम थिंकर। फ्रीडम थिंकर कैसा है? वह शिक्षा व उच्च वर्ग का शिष्टाचार को नकारता और सराय के समय बताना पसंद करता है। वो क्या करता है? जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो एजुकेशन पर ज्यादा एफर्ट दे रहे हैं, जो उच्च वर्ग, जो आपके सामने हाई क्लास है, क्या है? जो हाई क्लास है उसको ज्यादा आपके सामने बढ़ावा दे रहे हैं, उसका जो शिष्टाचार होता है उसको नकारता और सराय में अपना टाइम व्यतीत करता है। कहानी का संचालक उसकी शरारतें के बिना नाटक की कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। तो उसमें जो टोनी लंपकिन है वो एक क्रिस्पी करेक्टर है ना, उसके बिना ही नाटक में भाई एक फनी करेक्टर चाहिए होता है हर नाटक के अंदर, तो वही इसके अंदर है। कैट हार्ड केसल, बुद्धिमान और चतुर। ये आपके सामने क्या है? विजडम वाली वुमेन है, विजडम है भाई उसके पास, समझदारी है, विजडम और क्लेवर। समझ में आ गया? वह मार्लो के मनोवैज्ञानिक रूप से समझती है और उसको हल करने की योजना बनाती है। जो मार्ले व्यक्ति है, जो इसका करेक्टर है, उसके अंदर आपके सामने कौन कौन सी कमियां, उस सभी कमियों को मनोवैज्ञानिक रूप से समझाती है और उनको हल करने का प्रयास करती है। अनुकूलशील, वह अपने पिता की खुशी के लिए सादे कपड़े पहनती है और अपने प्यार को पाने के लिए नौकरानी का नाटक करती है। वो क्या करती है आपके सामने? वो अपने उसके पिता है, वो सादे कपड़े पहनकर उसको देखना चाहते हैं, तो उनकी खुशी के लिए वो ये भी करती है और अपना जो प्यार पाने के लिए वो नौकरानी बनने का भी नाटक करती है। क्या करती है? नौकरानी बनने का भी नाटक करती है। समझ में आ गया आपको? तो ये सब आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों का कैरेक्टर स्केच भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगले वाले पॉइंट की बात करें आपके सामने, क्रिटिकली एनालाइज द स्टोरी द लंचोन एज ए सटायर ऑन द ह्यूमन ग्रीड एंड सोशल परसिस्टेंस। क्या बताया गया आपके सामने? यहाँ पर क्रिटिकली एनालिसिस करना आपको,
क्या करना है, क्रिटिकली आपको एनालाइज करना है द स्टोरी द लंचोन एज ए सटायर एंड ह्यूमन ग्रीड। तो द लंचोन जो कहानी है उसमें कैसे व्यंग्य किया गया मनुष्य की जो ग्रीड होती है, मनुष्य की जो लालचपन होता है, और सोशल प्रिस्टिशंस प्रिस्टीज प्रिस्टीज मतलब क्या होता है, दिखावा। समझ में आ गया। तो लालच और दिखावे को कैसे इसमें आपके सामने क्या है वो दिखाया गया है। क्या दिखाएगा भाई, अतिथि का लालच। महिला अतिथि बार बार कहती है कि वो लंच में केवल एक चीज खाती है। यहाँ पर आपके सामने एक महिला है, ये जो स्टोरी है आपके सामने स्टोरी है, इसमें क्या किया गया आपके सामने, इसमें एक महिला है अतिथि के रूप में आती है और वो बार बार कहती है कि वो जब लंच करती है ना, क्या करती है, वो जब लंच करती है तो आपके सामने वन पीस फूड खाती है। क्या खाती है, एक बार ही आपके सामने सिर्फ एक पीस ही खाती है। वह केवियर सेलमन और शैंपेन जैसी महंगी चीजें ऑर्डर करती है। और क्या करती है, एक चीज खाने के चक्कर में, केवियर क्या होता है, मछली होती है ना, उसके अंडे होते हैं, काफी महंगे बिकते हैं भैया, है ना, और शैंपेन जैसी महंगी चीजों को ऑर्डर करती है, जिससे उसका पाखंड को दिखाता है। ये चीज क्या दिखा रहा है, उसके लालच को दिखा रहा है कि चीज तो एक खाने की बात कर रही है, लेकिन ऑर्डर क्या कर रही है भैया आपके सामने, महंगी महंगी चीजें क्या कर रही है, ऑर्डर क्या कर रही है, महंगी महंगी चीजों को ऑर्डर कर रही है। दिखावा कैसे है, सामाजिक दिखावा। युवा लेखक के पास पैसे नहीं है फिर भी वो अपनी गरीबी को स्वीकार नहीं करता है। यहाँ पर आपके सामने एक लेखक है, ये जो स्टोरी है इसमें जो लेखक है उसके पास पैसा नहीं है, फिर भी वो समाज में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए क्या कर रहा है, आपके सामने अपनी गरीबी है, उसके जो आपके सामने जो उसकी गरीबी होती है ना उसको स्वीकार नहीं करता है। क्या नहीं कहता कि वो गरीब नहीं है, और समाज में झूठी इज्जत बनाए रखने के लिए चुपचाप पूरी कमाई को लुटा लुटा देता है। और क्या करता है, समाज में अपनी झूठी इज्जत बनाए रखने के लिए क्या कर देता है, पूरा पैसा उठा देता है। और काफी लोगों में ये चीज देखने को मिलती है ना। समाज में इज्जत रहनी चाहिए, उस इज्जत के चक्कर में जो धन होता है उसको भी लुटा देते हैं। व्यंग्य। मोम इन दोनों की इंसानी कमजोरियों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं जो एक अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख सकती, दूसरा जो समाज के सामने नहीं बोल पाता है। तो यहाँ पर दो चीजों को बताया गया, दोनों की कमजोरियों की बात की गई। एक तो ऐसी लड़की जो अपनी भूख है, क्या है उसके जो भूख है, खाने पीने की जो भूख है उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दूसरा जो समाज के सामने नहीं बोल पा रहा है, समाज में अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में क्या सारी कमाई है वो लुटा रहा है। तो दो व्यक्तियों के, एक लालच को और दूसरे दिखावे, दोनों को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया। चलिए, डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक्स हैज ए थीम एज ए रोज एज ए फैमिली। क्या दिखाया गया आपके सामने, ए रोज इन द इमेली। तो यहाँ पर डिस्कस करना है जो नैरेटिव टेक्निक का थीम है, ए रोज ऑफ फॉर इमेली। तो यहाँ पर क्या दिखाएगा भाई इसके अंदर, इस कहानी के अंदर क्या दिखाया गया, ट्विस्टेड टाइमलाइन है। एक गैर रैखिक कथा तकनीक, कहानी सीधे रेखा में नहीं चलती है, यह एमिली की मृत्यु से शुरू होती है, फिर फ्लैशबैक के माध्यम से अतीत की घटनाओं के टुकड़ों के रूप में दिखाती है। देखो क्या होता है, काफी बार आप मूवी देखते हो ना, काफी बार आप मूवी देखते हो उसमें फ्लैशबैक चलता है, कोई भी व्यक्ति की डेथ हो गई लेकिन उसकी पुरानी कहानी को दिखा रहे हैं। खास करके जो हॉरर मूवी होता है ना उसमें ऐसा काफी बार होता है कि कोई इंसान मर गया फिर उसकी पहले वाली कहानी को अक्सर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, ये कहानी है वो एक लीनियर पाथ में नहीं चल रही है, बल्कि आपके सामने कोई व्यक्ति उसकी मृत्यु और फिर उसके बाद की कहानी को दिखाया जा रहा है। हम का दृष्टिकोण, कहानी शहर के नजर से सुनाई जाती है। इमेली का रहस्य जो गपशप का विषय के रूप में दिखती है। तो यहाँ पर कोई एक एमेली आपके सामने नामक कोई लड़की है या कोई आपके सामने कोई पात्र है जिसका क्या हो गया आपके सामने, उसकी कहानी को एक गपशप के रूप में पूरी दुनिया के नाम से दिखाया जा रहा है। अलगाव और पतन, एमिली को पुराना घर अमेरिका दक्षिण के पतन व पुरानी परंपराओं के चिपके रहने की जिद है। यहाँ पे जो एमिली है वो अपने पुराने घर में रहना चाहती है, उसी के माध्यम से क्या दिखाया गया है कि जो दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, वहां कैसे चीजें धीरे धीरे पतन की तरफ जा रही हैं और उनकी जो पुरानी परंपराएं उसी से लोग जुड़ा रहना चाहते हैं, उसी के जिद में लोग अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो उसी को भी ये चीज दिखाती है। अगले वाला, समय का प्रभाव। एमिली समय के बदलाव को स्वीकार करने से इनकार कर देती है। जो एमिली है वो आपके सामने जो समय के साथ जो बदलाव हो रहे हैं, समय के साथ जो बदलाव हो रहे हैं उनको स्वीकार नहीं करती है। समझ में आ गया, उनको स्वीकार करने से मना कर देती है। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको आपको अच्छे से इस कहानी के अंदर आपको समझ के जाना है। चलिए अगले वाले क्वेश्चंस की बात करें आपके सामने। अगले वाला प्रश्न करता है, एक्सप्लेन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पीरियड। जो रोमांटिक एज है, समझ में आ गया, उस एज की मुख्य आपके सामने क्या मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मुख्य पात्र क्या, मुख्य विशेषताएं क्या है, मुख्य विशेषता क्या, उसके बारे में आपको बताना मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला, कल्पना का महत्व। तर्क व विज्ञान से ज्यादा रचनात्मकता व कल्पना को महत्व देना। क्या करना, तर्क और विज्ञान से ज्यादा लॉजिक
और साइंस, लॉजिक और साइंस से ज्यादा आपके सामने किसको, क्रिएटिविटी को। जो रोमांटिक पीरियड है ना इंग्लिश लिटरेचर का, वो है जिसमें ना कोई लॉजिक है ना कोई साइंस है, उससे ज्यादा क्रिएटिव चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। किसको, क्रिएटिव चीजें होती हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और इमेजनरी चीजों को, किनको, इमेजनरी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो दिया गया है। प्रकृति प्रेम, प्रकृति को केवल एक पृष्ठभूमि नहीं बल्कि एक जीवित आत्मा, शिक्षक व भगवान के रूप में देखा गया है। प्रकृति है ना, नेचर लव देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, नेचर के प्रति लव देखने को मिलता है। पुराने समय में क्या हुआ करता था, प्रकृति को जैसे कोई प्रेम दिखाना है तो आपके सामने चांद को दिखा दिया, किसी की सुंदरता को दिखाना कोई स्त्री को तो हिरण की जैसे आपके सामने आंखों के रूप में दिखा दिया। तो प्रकृति का क्या है, आपके सामने कोई मनुष्य के साथ जोड़कर दिखा दिया जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, रोमांटिक पीरियड में प्रकृति को एक आत्मा के रूप में, खुद उसके अंदर आत्मा है, एक शिक्षक के रूप में और एक आपके सामने भगवान के रूप में दिखाया गया है। तो अलग अलग रूपों में आपके सामने प्रकृति को दिखाया गया है। व्यक्तिवाद और भावनाएं, व्यक्तिगत भावनाएं, दुख व आंतरिक विचारों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति को सर्वोच्च माना गया है। यहाँ पर इंडिविजुअल थिंकिंग, इंडिविजुअल थिंकिंग को इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्या इंपॉर्टेंस दिया, कोई एक व्यक्ति है ना, उसकी हर एक व्यक्ति की अपनी फीलिंग मायने रखती है। अगर उसको दुख हो रहा है तो वो मायने रखता है, और उसके जो आंतरिक इंटरनल फीलिंग है, इंटरनल थिंकिंग है, क्या है उसकी, अगर कोई इंटरनल थिंकिंग है तो वो भी इंपॉर्टेंस रखती है। क्या रखती है, वो भी इंपॉर्टेंस रखती है। तो सभी चीजों को इंपॉर्टेंस दिया गया है, चाहे कोई इंसान के आंतरिक विचार हो, चाहे भावनाएं, चाहे दुख हो, सबको इंपॉर्टेंस मिला है। क्या मिला है, सबको यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया गया है इस स्टोरी के अंदर। साधारण जीवन का महिमा मंडन, ग्रामीण, गरीब और आम लोगों के जीवन में कविताओं का विषय बनाना। यहाँ पर जो आम लोग हैं, कॉमन पीपल है, कौन है, कॉमन पीपल है, उन कॉमन पीपल की जो लाइफ होती है उसको दिखाया गया है। क्या दिखाया है, कॉमन पीपल की लाइफ को दिखाया गया है। जैसे ग्रामीण, विलेज से संबंधित स्टोरी है, समझ में आ गया। कोई पुअर पर्सन है, कोई पुअर व्यक्ति, उसकी कहानी और कॉमन पर्सन की कविताओं को कहानी में दिखाया गया है। समझ में आ गया। देखो इस प्रकार के आपके सामने चीजें देखने को मिलती हैं। इसमें आपके सामने डिफाइन द की लिटरेसी टर्म एज द ओडी एलिजिबल प्लॉट और कैरेक्टरिस्टिक्स से संबंधित चीजें भी हैं, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। चलिए लास्ट पर्सन था, इसमें आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की जो लिटरेचर उसकी टर्म होती है, ओडी लेगी प्लॉट और कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। और ओडी क्या होते हैं, संबोधन गीत या स्तुति गीत, एक गंभीर व लंबी कविता जो किसी व्यक्ति, वस्तु या भावना को संबोधित करने की प्रशंसा में लिखी जाती है। तो ओडी का किसके लिए लिखी जा रही है, प्रशंसा में। किसमें लिखी जा रही है, प्रशंसा में आपके सामने जो लिखी जाती है। एक गंभीर आपके सामने, एक इमोशनल आपके सामने लॉन्ग पोएम होती है। क्या होती है, एक इमोशनल और लॉन्ग पोएम होती है, जो आपके सामने किसके लिए लिखी जाती है, आपके सामने कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन हो गया, कोई भी पर्सन हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया आपके सामने, और कोई भी इंसान की फीलिंग हो गई। क्या हो गई, कोई भी इंसान की फीलिंग हो गई। इन सब चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए लिखी जाती है। इलेगी, किसी मृत व्यक्ति के याद में कोई दुखद घटना व शोक व्यक्त करने के लिए लिखी जाती है। इलेगी किसके लिए लिखी जाती है, शोक गीत होता है। क्या होता है, शोक गीत होता है। कौन सा गीत होता है भाई, शोक गीत होता है, जिसको किसके लिए लिखा जाता है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसकी याद में कोई दुखद घटना को दर्शाने के लिए इलेगी को लिखा जाता है। प्लॉट, प्लॉट को कब क्यों लिखा जाता है, किसी घटना या कहानी के घटनाओं का क्रम के कारण के प्रभाव से जुड़ा हो रहता है। मतलब प्लॉट क्या होता है, कोई कहानी व घटना होती है ना, उसको दिखाने के लिए आपके सामने दिखा जाता है। जैसे कोई स्टोरी होती है ना, कोई मूवी देख रहे हो, उसकी पूरी पूरी स्टोरी को प्लॉट कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, चरित्र चित्रण, वह तकनीक जिसके माध्यम से लेखक पात्र की व्यक्तिगत, कोई फिल्म को कोई हीरो है ना कि के बढ़ाई करनी हुआ है, उसके अंदर के गुण ही ना, बस सब कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम से जाने जाए। देखो साहित्यिक विकास, कैसे साहित्य का विकास हुआ, न्यो क्लासिकल ट्रांजिशनल पीरियड हुआ, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता था, समाज, शिष्टाचार और वर्ग। समझ में आ गया, जहां व्यक्ति समाज का दर्पण था, बाहरी दिखावे का ध्यान था। मतलब न्यो क्लासिकल पीरियड वो इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड है जहां पर समाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस था, डिसिप्लिन का ज्यादा इंपॉर्टेंस था, और जो अलग अलग वर्ग थे उनका अलग अलग इंपॉर्टेंस था। अगले वाला चरण है द रोमांटिक पीरियड। इसमें प्रकृति, व्यक्ति व भावनाओं को दिखाया, क्या दिखाया गया है, कोई प्रकृति है वो कैसे काम करती है, व्यक्ति है उसकी पर्सनल फीलिंग है वो कैसे काम करती है। मॉडर्न प्रोज, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद और व्यंग्य, मानव मन के गहरे, जटिल व स्वार्थी पहलू को पर्दाफाश करती है। क्या करती है, कोई भी मानव मन है, कोई भी मनुष्य का मन है, कोई भी मानव का जो मन होता है उसके अंदर जो गहरे व जटिल स्वार्थी पहलू, उसके बारे में बताया जाता है। आप आंसर लिख सकते हो कैसे, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कोई भी लेखक के संक्षिप्त परिचय, उसकी रचना की मूल विषय को बताना है,
फिर आपको द थीसिस प्रश्न में पूछी गई सीधा व स्पष्ट उत्तर दें। टेक्सुअल एविडेंस अपने उत्तर को साबित करने के लिए कहानी व कविता को सटीक उदाहरण भी दे सकते हैं और अंत में आपको निष्कर्ष भी लिखना होता है। चलिए कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।